नमस्ते साथियों, आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बिहार टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे डेली आप सभी साथियों का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज की जो क्लास में प्रैक्टिस प्रश्नों को लिए हैं वह क्लास 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को लिए हैं। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी मित्रगण, टीचरगण तैयारी कर रहे हैं इस बार एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का 19 तारीख से एग्ज़ाम भी होगा। तो आप लोग प्रश्न का लेवल देखिए और उसके बाद अपना विश्लेषण कीजिए कि प्रश्न कैसा है। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे भी, जहां से प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदर सा प्रश्न है। तो जो नामेरी टाइगर रिजर्व है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। आसाम लिखा जाता है, असम पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। ध्यान में रखना होगा कि नामेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आसाम में स्थित है। समझ गए। अब नामेरी टाइगर रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं। नामेरी जो टाइगर रिजर्व है ये 1999 से लेकर 2000 में घोषित किया गया। कहाँ पे, तो असम राज्य के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय के तलहटी में ये क्या है, नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है। समझ में आ गया। कब इसको घोषित किया गया था नामेरी टाइगर रिजर्व को, तो 1999 से लेकर 2000 में घोषित किया गया था। और किस राज्य में ये घोषित किया गया था, तो असम में घोषित किया गया था। ओके, क्लियर है। प्रश्न बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। ये सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। बीपीएससी जो पूर्वावलोकन है उसके साथ ही प्रश्नों को ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटें हासिल हो। कुल सीटों का सीटें हासिल करेगा तब वह विपक्ष का जो नेता है ये लोकसभा में अपना सीट हासिल कर सकता है। कितनी सीटों पर कर सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन राइट होगा, सही होगा। 1/10 लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा अगर 1/10 सीट बना उसके पास सीट्स रहता है तो वह सदन में अपना नेता बना सकता है। समझ गए। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नियम के अनुसार बताया गया है कि जो संसद का नियम है यह लोकसभा में विपक्ष दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% अर्थात 55 सीट होना चाहिए, तब जाकर वह नेता बना सकता है। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री की भांति होता है। याद रखना होगा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वह कैबिनेट स्तर के मंत्री के जैसा होता है। वह विभिन्न सरकारी कार्यालयों की नियुक्ति में भी शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को ध्यान में फैक्ट को रखना होगा। देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। कह रहा है कि एक आंध्र नम, ठीक है, दिन की सुबह यदि कोमल बने तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह जो होता है किस कारण होता है, यह किस कारण होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ऐसा देखने को मिलता है, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ये प्रक्रिया देखने को मिलती है वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा प्रश्न की बात करेंगे कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का था। अच्छा सा प्रश्न है। दीवान ए अर्ज आप लोग को पता होगा, इतिहास का प्रश्न है। सल्तनत काल की बात किया है और यहाँ पे पूछा गया है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग का कर्मचारी थे या कुछ जो चीज़ था। तो दीवान ए विभाग जो था ये सैन्य विभाग का था। या किस विभाग का था, तो ये सैन्य विभाग का था। समझ गए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा।
यहाँ पे सल्तनत होगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। किस विभाग का प्रमुख था? सैन्य विभाग का। यहाँ पे कार्य क्या करना होता था? सैनिकों की भर्ती करना होता था, सैनिकों और घोड़ों को रखना होता था, रसद की व्यवस्था करना होता था, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना होता। और इस विभाग की जो स्थापना किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि जो दीवान ए अर्ज है ये सैन्य विभाग के प्रमुख थे, इनके निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हो सकते हैं? तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा, सैनिकों को भर्ती करना, रसद की व्यवस्था करना, सैनिकों का निरीक्षण करना, सेना की सजावट की व्यवस्था करना, ये सारी प्रक्रिया याद रखना होगा। ठीक है। अब अच्छा सा प्रश्न आप लोग के सामने है, देख सकते हैं। जो 5 प्रश्न है, पीटी द्वीप पंछी अभ्यारण्य स्थित है। पीटी द्वीप जो पंछी अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदर सा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे, लक्षद्वीप में स्थित है। पीटी द्वीप जो पंछी अभ्यारण्य है ये लक्षद्वीप में स्थित है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कुछ समझा देते हैं कि पीटी द्वीप होता क्या है। ये पीटी जिसको हम पंछी पीटी भी कहते हैं, पीटी का मतलब होता है जिसे हम पंछी पीटी कहते हैं। ये लक्षद्वीप भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में एक द्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश में एक छोटे आकार का द्वीप है जिस पर आज तक से कोई मानव वास नहीं किया गया है, ना कोई वहाँ पे मानव गया है और ना कोई वहाँ पे वनस्पति है, ना कोई वहाँ पे पेड़ पौधा है। इस पर केवल पंछी अंडे देने के लिए आते हैं, इसी के वजह से इसका नाम पंछी पीटी कहा जाता है। समझ में आ गया कि पंछी पीटी क्यों कहा जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में ये द्वीप देखने को मिलता है, एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे कोई भी मानव वास नहीं करता है और ना कोई यहाँ पे वनस्पति है, ना कोई यहाँ पे जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अंडे देने के लिए पंछी आते हैं, इसी की वजह से यहाँ पे इसका नाम पंछी द्वीप पीट रखा गया। समझ गए। आगे देखेंगे प्रश्न जो 6 नंबर है। 6 प्रश्न कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन से होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विकास कार्यक्रम के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, इसे याद करिएगा। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सकेगा दोस्तों आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न जो 7 है। 7 प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है। ऑर्किड जो है एक अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है सहभोजिता कहलाता है। वह क्या कहलाता है साथियों? तो वह सहभोजिता कहलाता है। वाकई देखिए, अब ये आप लोग को समझाते हैं कि सहभोजिता किसे कहते हैं। ये भी तो आप लोगों के माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि सर सहभोजिता किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है, किसमें? केवल एक जाति को लाभ होता है, न कि दूसरी जाति को कोई भी लाभ होगा और न कोई हानि होगा, उसी को सहभोजिता कहा जाता है। जिस तरह बात कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे बात करेंगे तो आम की शाखा पर उगने वाला जो ऑर्किड होता है वहीं, या बीपी पर रहने वाला वार्नकल, इसे ध्यान में रखना होगा, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आगे देखेंगे प्रश्न जो 8 है। 8 प्रश्न है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जो जंगलवासी थे ये किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छ याद कीजिएगा। सुंदर सा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। प्राचीन भारत में जो जंगलवासी निवास करते थे उन्हें मलेच्छ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मलेच्छ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न जो 9 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास, जिसको दारा बोला जाता है, ये स्थित है? भारत के किस राज्य में ये देवसा जो पास दारा है ये
स्थित है। तो यहाँ पे याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, भारत का कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश में ये जो है ये देवसा दारा स्थित है। पूछा जा सकता है, प्रश्न आ भी सकता है, देवसा दारा कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना होगा देवसा दारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देवसा दारा के बारे में समझ लीजिए। देवसा दारा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच के पहाड़ों में 5360 मीटर ऊंची पहाड़ी पर यह दारा स्थित है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो कुल्लू घाटी, कभी कभी प्रश्न आता है कुल्लू घाटी कहाँ पे है, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो दारा आप लोग को बताए हैं दावसा दारा, देवसा दारा, देवसा दारा पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दारा जो है ये कुल्लू में पार्वती नदी तट घाटी से होकर जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों कि जो देवसा दारा हिमाचल प्रदेश में है ये किस नदी से होकर गुजरता है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। कुल्लू में, कहाँ से, कुल्लू में पार्वती नदी घाटी से होकर गुजरता है। देवसा दारा पार्वती नदी से होकर गुजरता है कुल्लू में। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पादप के पराग कण एलर्जी कारक करते हैं। किस कारक, जो किस पौधा है, पादप है, जिसका जो परागकण होते हैं यह एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी उनसे होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, पार्थेनियम होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, पार्थेनियम, जो एलर्जी कारक पौधा है। 11 देखिए प्रश्न है, 11 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है जाइलम का भाग नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, चालिनी नालिका। चालिनी नालिका जो हो जाएगा ये जाइलम का भाग नहीं है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम 2 तरह के होते हैं, वाहिका और तंतु, ये जाइलम के भाग हैं, लेकिन चालिनी नालिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जाइलम पौधे में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है। जाइलम जो है ये पौधा, ये पौधे में पाए जाने वाले 2 संवहनों ऊतकों में से एक माना जाता है। ये पौधे के सभी भागों तक जल का संवहन करता है। याद रखना होगा, जल का संवहन कौन करता है दोस्तों, तो जल का संवहन जाइलम पौधा करता है। और इसे क्या करता है, ये इसे यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है, उसे क्या करता है, यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिएगा 12 प्रश्न है कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। कैप्रोलैक्टम ध्यान में रखना होगा, कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइलॉन 6 के लिए। किसके लिए, नाइलॉन 6 के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। अब नाइलॉन 6 के बारे में समझ लीजिए। कैप्रोलैक्टम का उपयोग नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नाइलॉन 6 क्या है, तो नाइलॉन 6 एक प्रकार का बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग होता है, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग होता है। इसके अंदर बात करेंगे तो उच्च तन्यता, मजबूती, थकान प्रतिरोध और कठोरता होने से इसका उपयोग औद्योगिक धागों में भी किया जाता है। जो धागा होता है औद्योगिक धागा, उसमें नायलॉन 6 का भी उपयोग किया जाता है। इसका नायलॉन 6 क्या है, एक प्रकार का बहुलक है, प्रश्न आ सकता है। तो नायलॉन 6 का उपयोग निम्नलिखित में से किससे किया जाता है, तो ध्यान में रखना होगा औद्योगिक धागे में इसका उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, प्रश्न आया हुआ भी है इस तरह के प्रश्न। तो आप लोग को डीपली पढ़ना होगा। देखिए प्रश्न बहुत हल्का होगा, लेकिन उसके जो शब्द होंगे थोड़ा सा कठिन होगा पढ़ने में। आप लोग उस शब्द को सुने होंगे नहीं, जैसे आप लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि स्वेथिंग्स कप जो है, ये स्वेथिंग कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। स्वेथिंग कप, तो जो स्वेथिंग जो कप है यह किस टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वेथिंग जो कप है ये किस खेल से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ आप लोग को जानकारी दे देते हैं। स्वेथिंग जो कप है ये टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस को पिग पोग भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है
प्राइमरी एग्जाम में आ सकता है कि टेबल टेनिस को किस नाम से जाना जाता है, तो पिग पोक के नाम से जाना जाता है। इस खेल की शुरुआत जो हुआ था इंग्लैंड से हुआ था। इस खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था और इस खेल की जो प्रथम प्रतियोगिता हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न हम लोग आते हैं 14 प्रश्न है कि हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ। हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ यह कौन से ईस्वी के मध्य हुआ था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे 1950 से लेकर 5240 के मध्य, मतलब 52 ईस्वी के मध्य, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 52 ईस्वी के मध्य, यहाँ पर भी ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो 1950 से 52 ईस्वी के मध्य जो है हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हस्तिनापुर का जो उत्खनन है 1950 से 52 ईस्वी के मध्य डॉक्टर बीबी एक्टिव विंडो लाल के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में स्थित है, एक पौराणिक पूरा स्थल माना जाता है। यहाँ पे हिंदू महाकाव्य महाभारत में करुष साम्राज्य की राजधानी के रूप में यह वर्णित है। करुष साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानो आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। आँख की जो मायोपिया समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन याद करना होगा, अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। किससे? अवतल लेंस से, क्योंकि अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है यह मायोपिया की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, कठिन होता है देखने में, क्योंकि अवतल लेंस में हम लोग निकट की वस्तु को बहुत अच्छी तरीक़ा से फ्रेश देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका उपयोग, जैसे आप लोग मायोपिया याद कीजिएगा, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, 16 प्रश्न देखिए। 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं है। शव स्थल से प्राप्त हड़प्पा में नहीं है तो सूती वस्त्र यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, शव स्थल से प्राप्त नहीं है तो सूती वस्त्र। ठीक है, 16 का सी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हड़प्पा शव स्थलों से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। जैसे वस्तुएं में कह सकते हैं बर्तन और आभूषण, ये सारे वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। लेकिन सूती वस्त्र जो है हड़प्पा से नहीं मिला है। याद रखना होगा कहाँ से मिला है। सूती वस्त्र जो मिला है इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है सूती वस्त्र का साक्ष्य? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और जो भी बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन मत होइएगा। 17 प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। तो डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। जो कामित है ये पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। कामित जो हो जाएगा ये पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। कामित जो है पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के रूप में कामित पर्वत को जाना जाता है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 7756 मीटर ऊंचा स्थित है। ठीक है, अनाईमुडी, पालनी, कार्डमम ये तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाटी की पहाड़ियाँ है। तो पहाड़ियाँ याद रखिएगा जो तमिलनाडु में स्थित है, पूछा जा सकता है प्रश्न। अनाईमुडी, पालनी और कार्डमम ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी घाटी की पहाड़ियाँ है। 18 देखिए ध्यान से प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में साथ मिला दिया था? मतलब जो रेल बजट है उसको आम बजट में मिला दिया गया था, मिक्स कर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2017 में। कब घोषित कर दिया गया था? 2017 में। तो 21 सितंबर 2016 में आम बजट के साथ रेल बजट का विलय को मंजूरी मिला था। कब मिला था? 2016 में। इस बार के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया और रेलवे के पृथक बजट की अवधारणा एक वर्ष समिति के सिफारिश पर 1924 में पेश की गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आप लोगों को कराए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत हम लोग आप लोगों के वीडियो मिलेगा। आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा जरूर।